हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 19 जून 2021 और स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। आज किसी कारणवश सुमित सर इस सेशन को नहीं ले पा रहे हैं। मंडे से वो वापस से इस हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में हम दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। दोनों के दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंथी आज का सेशन चला जाएगा, बट स्टिल ये वर्थ होगा। तो इसीलिए सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूएनसीसीडी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट के चैलेंजेस को फाइट करने की बात करेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। द हिंदू के एक आर्टिकल को हम पढ़ेंगे जिसमें हम लोग होमोसेक्सुअलिटी की बात करेंगे। इसमें एक ऐसे स्पेक्ट्रम की बात की गई है जिसमें हम लोग सिंपली केवल बाइनरी टर्म्स में बात करते हैं, मेल फीमेल की बात करते हैं। इसके बियॉन्ड देखने की ज़रूरत है। इसके बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। हमारा पहला आर्टिकल डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। डिजर्टिफिकेशन के साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट, ये सब कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जिससे कि हम लोग ज़मीन को दिन पर दिन बंजर बनाते जा रहे हैं। उसी के लिए एक यूनाइटेड नेशन का हाई लेवल डायलॉग हुआ था। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और कुछ सोर्सेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या सॉल्यूशन है इसका। आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 और 3 के इन आर्टिकल्स के साथ, इन टॉपिक्स के साथ रिलेट कर सकते हो। कंटेंट्स की बात की जाए तो हम सबसे पहले यूएनसीसीडी के बारे में पढ़ेंगे। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या क्या हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं उसको चेक करने के लिए, उसको सही करने के लिए। न्यूज़ में पूरा आर्टिकल क्यों है, और ये यूएन की हाई लेवल डायलॉग जो कि डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट पे है, ये क्या है। इस पूरे डायलॉग में किन किन बातों पर हमें ध्यान देना है, और ग्लोबल इफ़र्ट्स और इंडिया के लेवल पर क्या इफ़र्ट्स लिए जा रहे हैं इसको कम करने के लिए, और फाइनली कंक्लूड करेंगे। हम सब ने पढ़ा है 1992 का अर्थ समिट। यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकली थी, जिसमें से एक था सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक था यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और एक निकला था यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। आज हमारा मेजर मुद्दा जो है वो इसी के उपलक्ष्य में है। ठीक है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखो, यूएनसीसीडी जो है ना, वो एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल लेवल का लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें हम लोग सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इसको 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। टोटल 197 कंट्रीज़ हैं। इंडिया ने 1996 में इसको रेटिफाई कर दिया है। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस देखो बहुत सिंपल सा है कि हम लोग सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं या फिर लैंड प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं। इसको मेंटेन करना है, सिंपल सी बात है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं या फिर इसमें कोई भी भूल चूक हो रही है तो इसके कारण क्या होगा, ड्रॉट्स बढ़ते जाएंगे। तो ड्रॉट्स अगर आते हैं तो उनसे कैसे लड़ना है, उनके इफ़ेक्ट्स को कैसे कम करना है जिससे कि कम से कम लोगों पर इसका प्रभाव पड़े। तो ये कुछ इसके पर्पज़ हैं। साथ ही साथ ये हमेशा एड्रेस करता है उन एरियाज़ को जहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उन ज़मीनों की, उन लैंड्स की जिनको हम लोग ड्राई लैंड्स बोलते हैं। यहाँ पर इकोसिस्टम बहुत वल्नरेबल है, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे ड्राई लैंड्स में हम लोग बेसिकली एरिड रीजन देख सकते हैं, सेमी एरिड रीजन देख सकते हैं, या फिर ड्राई सब ह्यूमिड रीजन भी देख सकते हैं। ऐसे रीजन्स को ये एड्रेस करता है, इन्हीं को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और वापस से मेंटेन करने की बात करता है। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क आया था यूएनसीसीडी का 2018 से 2030 तक, जिसके अंदर कुछ गोल्स बनाए गए जो कि सभी देशों को फॉलो करना था। यहाँ पर बात किया गया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि हम वो हर स्टेप करने की बात करते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर रीजन का इकोसिस्टम सर्वाइव कर सके और सस्टेनेबल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी चलता है फिर 1 साल 2 साल बाद वापस से वहाँ पर ड्रॉट आ जाए, ऐसा नहीं। ऐसे स्टेप्स उठाएं कि वो हमेशा वो इन्वायरमेंट अपना बना रहे और आगे चलने तक उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए, सॉइल प्रोडक्टिविटी या लैंड प्रोडक्टिविटी, वो सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाए। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ एफर्ट की जो ज़रूरत पड़ेगी उसी को हम लोग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोग बड़े बड़े डिग्रेडेड लैंड को, उनकी प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करते हैं। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी से केवल और केवल हम लोग प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की बात ही नहीं करते हैं। अब जायज़ सी बात है, जब भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो यहाँ पर रह रहे लोगों के लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी और इससे इनका पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होगा। इस तरीके से मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है कि जितने भी ऐसे एरियाज़ में रह रहे वल्नरेबल पॉपुलेशन हैं उन सबको हम एड्रेस करने की बात करते हैं।
टोटल ऐसा माना जाता है कि ऐसे जगहों पर रह रहे 1.3 बिलियन लोगों को इससे सहारा मिलेगा। यूएनसीसीडी बेसिकली जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सॉइल प्रोडक्टिविटी या लैंड प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करने पर फोकस करता है, साथ ही साथ ड्रॉट के इफेक्ट को कम करना या उसको मिटिगेट करने के फोकस रखता है। इसका हमेशा बॉटम अप अप्रोच रहता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं इन सब जगहों पर, उनको इन्वॉल्व करके उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करके वो डिजर्टिफिकेशन से लड़ने की बात करता है, लैंड डिग्रेडेशन से लड़ने की बात करता है। यहाँ पर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का कोलैबोरेशन है, यहाँ पर कोऑपरेशन देखने को मिलता है। वहाँ पर उन दोनों के बीच में नॉलेज शेयरिंग होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से देख सकें। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि यूएनसीसीडी का कोलैबोरेशन उसके दो और भी कन्वेंशंस जो कि सीबीडी और यूएनएफसीसीसी हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस के द्वारा हो सकते हैं, जैसे कि बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है या फिर जैसे ड्रॉट आता है, तो ड्रॉट जैसे कंडीशंस लैंड डिग्रेडेशन की तरफ इशारा करते हैं। इसके पीछे ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कितने गंदे तरीके से करते हैं, तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये भी एक मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन का। हम लोग डंप कर देते हैं वेस्ट को, प्लास्टिक मटेरियल्स को, जो कि जल्दी डिग्रेड ही नहीं होते हैं। ऐसे नॉन डिग्रेडेबल कंपोनेंट्स को हम लोग सॉइल के अंदर डंप कर देते हैं। इससे क्या होता है कि अब लैंड पोल्यूट हो चुका है। ऐसे पोल्यूशन से पूरी की पूरी लैंड प्रोडक्टिविटी चली जाती है, वो आगे चल के एरिड रीजन में चेंज हो जाएगा, मतलब उस पर कोई भी खेती नहीं हो पाएगी, बंजर जमीन हो जाएगा। तो इम्पैक्ट में सबसे खतरनाक इम्पैक्ट मिलता है डिजर्टिफिकेशन का। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन सीवियर लैंड डिग्रेडेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। डिजर्टिफिकेशन मतलब पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो रेतीली हो जाएगी। आपने देखा होगा MI4 देखा होगा, मिशन इम्पॉसिबल 4। उस मूवी के अंदर में ऐसा एक रेत का तूफान आता है, तो समझ लो जहाँ पर भी ऐसा डिजर्टिफिकेशन होगा वहाँ पर ऐसे रेत के तूफान आएंगे और रेत के तूफानों से ये डिजर्टिफिकेशन फर्दर दूसरे एरिया में पहुँच जाएगा और भी लैंड डिग्रेड करेगा। अब ये अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करता है। जो भी टारगेट अभी हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत में हम लोग लेके आते हैं, उनको अचीव करने में डिफ़िकल्टी होगी अगर हम लोग डिजर्टिफिकेशन को नहीं रोकते हैं, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन हमेशा बायोडाइवर्सिटी लॉस लेके आएगा, ये ड्रॉट्स लेके आएगा, वाइल्ड फायर आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बात हो या फिर अमेज़न के जंगलों की बात हो, हर जगह वाइल्ड फायर्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। इनवॉलंटरी माइग्रेशन होगा लोगों का, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी, डिसीजेस का बहुत बड़ा एक कॉज बन सकता है। तो इसके बहुत सारे बुरे इम्पैक्ट हैं। लैंड डिग्रेडेशन के और रीजंस की बात करें तो एक सॉइल इरोजन हो सकता है, वाटर लॉगिंग, कहीं पर पानी बहुत दिनों तक इकट्ठा है वो भी लैंड को डिग्रेड करता है, ड्रॉट्स हमने पढ़ ही लिया। हम लोग अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में कुछ मिसमैनेजमेंट करते हैं, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जिससे कि फर्दर फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, तो वो भी एक प्रकार का लैंड डिग्रेडेशन का सिंबल है। हम लोग सैलिनिटी या अल्कलाइनिटी कहीं पर इंक्रीज कर देते हैं, वो भी एक फैक्टर बन जाता है। फ्लड्स भी एक कारण है डिग्रेडेशन का, और डिजर्टिफिकेशन आप बोल सकते हो कि कॉज और इफेक्ट दोनों हैं। मतलब लैंड डिग्रेडेशन का इफेक्ट डिजर्टिफिकेशन है, और जैसे कि मैंने बताया कि डिजर्टिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ता है तो वो फर्दर लैंड को डिग्रेड करेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या चेक्स लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के जगह हम लोग कुछ अच्छे फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब कि ओवर ग्रेजिंग क्या होता है ना, कि ओवर ग्रेजिंग से जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है उससे डिस्टर्बेंस प्रोवाइड होती है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल को, और यही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, अब यही डिग्रेड हो गया तो लैंड तो इनफर्टाइल हो ही गई, इसीलिए ओवर ग्रेजिंग हमें रोकना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा, या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स लें और इसी में ग्रेजिंग की सुविधा रखें। रेवाइंस प्रिवेंट करना है हमें, साथ ही साथ डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है, LDN। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक हाई लेवल डायलॉग हुआ है डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के चलते हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको एड्रेस किया। 14th सेशन था जिसमें
वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में एज ए प्रेसिडेंट उसको एड्रेस कर रहे थे। सभी के COPs होते हैं, आप सबको पता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती ही हैं, CBD का भी होता है, इसी तरीके से UNCCD का भी होता है। तो इसका 14th सेशन था और इसमें प्रेसिडेंट जब बोल रहे थे तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई हमें एक नेशनल ड्रॉट प्लान तो रखना ही चाहिए अपने देश में, साथ ही साथ हमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए और इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। इस डायलॉग में हम लोग ये देखते हैं कि इसका बेसिक एम वही है जो हमारा UNCCD का है कि हम लोग को इस पैंडमिक सिचुएशन के साथ साथ, हमें पता है कि हम कोविड-19 की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ हमें कुछ लैंड सॉल्यूशन को भी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इस डायलॉग में बात हुई कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको LDN टारगेट्स अचीव करना है और यही नेशनल ड्रॉट प्लान, जैसा कि अभी हमने बताया। यहाँ पर जो हम लोग बार बार लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बोल रहे हैं, LDN बोल रहे हैं, ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हम लोग इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेस को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं कि वो सफिशिएंट होता है उस पर्टिकुलर एरिया के इकोसिस्टम के फंक्शंस को सरवाइव करने के लिए। तो जितने भी ऐसे ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जिससे कि वो इकोसिस्टम सरवाइव कर सके, हम सभी प्रकार के उन लैंड रिसोर्सेस को यहाँ पर लेके आते हैं। इससे ना केवल लैंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, बल्कि अब जायज़ सी बात है फूड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, तो फूड सिक्योरिटी हमारे सामने आएगा, हम लोग अच्छे से स्टेबल इकोनॉमी में रह सकेंगे। और हम जब भी इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा टेम्पोरल और स्पेशियल स्केल पर इकोसिस्टम मैनेज करने की बात कर रहे हैं। टेम्पोरल स्केल पे करना, इसका मतलब ये है कि केवल आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हो, और स्पेशल स्केल का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रीजन में ना कॉन्सेंट्रेटेड हो, बल्कि ये जो हमारा LDN है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ये हर जगह फैल जाए, मतलब कि इसको हम लोग हर एक एरिया में इम्प्लीमेंट करें। इससे हम लोग 26 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करने की बात करते हैं 2030 तक। एडिशनली हम सबको पता है कि इंडिया में जब भी ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 को भी हम अचीव कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा ही कि 2030 तक हम लोग इतना 26 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करेंगे, ऐसा हमने टारगेट रखा है। साथ ही साथ इसके रिस्टोर होने से ये होगा कि हम लोगों को एडिशनली 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक मिल जाएगा। आप सबको पता है कि जो ट्रीज़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं कार्बन के, तो उनको हम लोग कार्बन सिंक बोलते हैं। तो हम लोग जितना भी कार्बन इमिट करते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरीके से नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जितना हमारा पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत है वो भी अचीव हो जाएगा। मतलब हर तरीके से आप देख रहे हो कि विन विन सिचुएशन में मिल ही रहा है। पिछले 10 सालों में लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट कवर हमने ऐड किया है। जैसे कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ रीजन में बन्नी रीजन है, बन्नी रीजन UPSC का बहुत फेमस रीजन है, आप लोग इसके बारे में ज़रूर से पढ़ना। तो बन्नी रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका था, बहुत कम रेनफॉल यहाँ पर होती थी, तो इसीलिए इसको रिस्टोर किया गया। यहाँ पर हम लोगों ने ग्रासलैंड्स बना दिया, डेवलप कर दिया यहाँ पर, जिसके चलते हम लोगों ने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव किया और आज के टाइम पर ये काफ़ी सही हो गया है। ना कि केवल ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि यहाँ पर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी अब अच्छी हो गई हैं। एनिमल हस्बेंड्री को भी हमने प्रमोट किया है, तो पूरा का पूरा पास्टोरल एक्टिविटीज़ को भी अब ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड को भी जो चैलेंजेस फेस कर रहा है वहाँ पर भी उनको थोड़ा हेल्प या फिर असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात करता है। इंडिया अपने आप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहता है। साइंटिफिक रिसर्च के साथ उसने एक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि देहरादून में बेस्ड है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसको काम दिया गया कि भाई तुम साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करो जिससे कि हम लोगों के सामने जो भी डिग्रेडेशन इश्यूज आएँ उनको हम लोग अच्छे तरीके से काउंटर कर सकें, उनके सॉल्यूशंस अचीव कर सकें। अगर मान लो आपको मेंस में कभी लैंड डिग्रेडेशन के बारे में लिखना हो और आपको ग्लोबल इफर्ट्स के बारे में लिखना हो कि क्या क्या इंटरनेशनल एरिना में कौन कौन से इफर्ट्स लिए गए इसके लिए, तो एक तो आपने पढ़ लिया कि UNCCD आप मेंशन कर दोगे, जो कि एकमात्र बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो इसके अलावा दिल्ली डिक्लेरेशन आता है, ठीक है। दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 का है और इसमें हम लोगों ने लैंड के ऊपर एक सही तरीके से आप बोल सकते हो उसको गवर्न करना, उसको सही तरीके से मैनेज करने की बात की है। और हम लोग इसमें जेंडर सेंसिटिव
ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट को के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर कट ये बता दिया है कि ना केवल मेन इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं बल्कि विमेन भी इक्वली कैपेबल हैं, जिससे कि हम लोग उनके हिसाब से भी हम प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को चेक कर सकें। एक और आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर बॉन चैलेंज के बारे में। बॉन चैलेंज का मकसद क्या है कि वो 150 मिलियन हेक्टेयर जो कि विश्व का पूरा डिफॉरेस्टेड या फिर डिग्रेडेड लैंड है, उनको रीस्टोर करने की बात करता है 2020 तक, और 350 मिलियन हेक्टेयर ऑफ ऐसी ज़मीन को 2030 तक रीस्टोर करने की बात करता है। बॉन चैलेंज का भी नाम आप लोग मेंशन कर सकते हो। और क्या ग्लोबल इफर्ट्स लिए गए हैं? ग्रेट ग्रीन वॉल जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF के अंदर में है, जहाँ पर सब सहारन या फिर साहेल सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, 11 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। इस पिंक वाले रीजन को हम लोग साहेल रीजन बोलते हैं, जो कि सहारा और नीचे वाले एरिया के बीच में आता है। इनमें इन लोगों ने ये बोला है कि जो भी इनके नेटिव प्लांट स्पीशीज़ हैं, उनका जो लाइफ टाइम है, उनको हम लोग किसी न किसी तरीके से इंक्रीज़ करेंगे और लैंड डिग्रेडेशन के अगेंस्ट में हम लोग काम करेंगे। तो ग्रेट ग्रीन वॉल का भी एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो। इंडिया में ऐसे कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स हैं? तो यहाँ पर देखो, एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम फॉर कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन यहाँ पर आया था, NAPCD, ठीक है। इसके बारे में आप लिख सकते हो, 2001 में आया था। इसमें डिजर्टिफिकेशन के प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बात थी। जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं अभी के लिए, उनको एड्रेस करेंगे। कैसे? एक तो हम लोग इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी बोलते हैं। एक नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम बनाया गया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया आया, मनरेगा हम लोग जानते ही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सॉइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चलाए अलग अलग जगहों पर, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स चलाए कैचमेंट को बढ़ाने के लिए, और फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम आया ग्रासलैंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रास रिजर्व्स के लिए। हम लोगों ने CADWM मतलब कि कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट भी चलाए। आपको पता ही है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके मेंस में कोट करने के लिए, तो आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मेंशन करना। फाइनली कंक्लूजन के नाम पर आप ये लिख सकते हो कि देखो, लैंड डिग्रेडेशन से ना केवल लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है बल्कि सॉइल हेल्थ अपने आप में अच्छा हो रहा है। सॉइल हेल्थ के अच्छे होने से हमारी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने से हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी एक तरीके से सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हो रही है। अल्टीमेटली ये भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा। हमारा नेट सोन एरिया जो है, जो कि 1/3 इंडिया का है, वो इरीगेटेड है। तो इसीलिए हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, पॉपुलेशन के बढ़ते हुए हमें एग्रीकल्चर को भी इंटेंसिफाई करना है। अब लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर को इंटेंसिफाई करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसा इंटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर से हमें बचना है, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं। हम लोग को कुछ ऐसे सीड्स बनाने चाहिए जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी के हों, जिससे कि हम लोग एडिक्वेट इनपुट में, कम इनपुट में ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकें, जिससे कि और फूड सिक्योरिटी और इन पॉपुलेशन को भी हम लोग भूखमरी से बचा सकें। साथ ही साथ यहाँ पर कंक्लूजन में आप लोग प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप की बात कर सकते हो, ठीक है, कि इनके भी इक्वल एफर्ट से हम लोग बहुत सारे स्टेक होल्डर्स नए नए बनाते हैं। इन लोगों के अपने अपने एक्शन प्लान्स होंगे। इससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी और अच्छे तरीके से अचीव हो जाएगा। तो यही है, पूरे आर्टिकल में यही समझाने की कोशिश की है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम होमोसेक्सुअलिटी के एक ऐसे स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं जिसमें हमेशा हम लोग बाइनरी लुक देते हैं। बाइनरी का मतलब है, बाइनरी मतलब क्या आप सबको पता है, 1 या 0, ऑन या ऑफ, या फिर हम लोग मेल या फीमेल, मेन या विमेन। ये जो बाइफरकेशन है, इससे बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल लेवल पर क्या लॉज बनाए गए हैं, हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या लॉज हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है और कैसे चेंज होना चाहिए, इन सब के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इस पूरे आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल के अंदर हम लोग कुछ इन कंटेंट्स पर बात कर रहे होंगे। सबसे पहले कि ये बाइनरी लुक जो है, इसके बियॉन्ड देखने का क्या मतलब है, होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, इंटरनेशनल जजमेंट्स कौन कौन से हैं, अलग अलग देशों में क्या क्या लॉज बनाए गए हैं अब तक, इंडियन सिनेरियो में ऐसे कौन कौन से लॉज हैं, कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे और फाइनली इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये बाइनरी स्पेक्ट्रम क्या है या फिर बाइनरी के बाहर देखने की क्या ज़रूरत है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा गया कि पिछले ही महीने दिल्ली हाई कोर्ट में केस सामने आता है सेम सेक्स मैरिज का। तो यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे,
उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि भाई अभी तो पैंडमिक सिचुएशन है, कोविड-19 के केसेस राइज हो रहे हैं, सेकेंड वेव अभी है। तो इन सभी सिनेरियोज़ में ये सेम सेक्स मैरिजेस के केसेस को देखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अर्जेंट नहीं है एक्चुअल में। तो अर्जेंट ना होना ये एक प्रकार का एक ऐसा बेसिक नोशन सेट करता है कि हमारी सरकार या फिर जो भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो ऐसे सेम सेक्स रिलेशनशिप को ओवरलुक करने की बात करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो सेम सेक्स रिलेशनशिप होते हैं या फिर क्वियर रिलेशनशिप होते हैं, यहाँ पे मैं आपको क्वियर का मतलब समझा देता हूँ। देखो, क्वियर जो होता है वो किसी भी जेंडर या सेक्सुअल आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करता है उन लोगों के लिए जो कि स्ट्रेट नहीं है और जो कि सिस जेंडर नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब आप सब लोग जानते होंगे कि अगर कोई भी मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर फीमेल कोई मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है तो ये स्ट्रेट है। सिस जेंडर का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी हम पैदा होते हैं ना तो हमें बचपन में जब पैदा होते ही एक जेंडर असाइन कर दिया जाता है कि हमने सुना होगा ना कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है। अगर बड़े होने के साथ साथ भी हमारा ओरिएंटेशन, हमारा इमोशनल कनेक्शन जो है वो उसी जेंडर के साथ एसोसिएटेड है तो हम उनको सिस जेंडर बुलाते हैं। जैसे कि अगर पैदा होते ही किसी ने बताया कि लड़का पैदा हुआ है और आगे चल के वो एक बॉय बनता है चाइल्ड से और बाद में मैन बन जाता है या फिर मैन यहाँ पर सिंगुलर ले रहे हैं, तो वो सिस जेंडर कहलाएगा। जस्ट ऑपोजिट है ट्रांसजेंडर की। यहाँ पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है। देखो, होमोसेक्सुअलिटी अगर कोई भी पर्सन सेम सेक्स के प्रति इमोशनल इंटरेस्ट रखता है या फिर रोमांटिक इंटरेस्ट रखता है या फिर सेक्सुअल इंटरेस्ट रखता है, उस पर्सन को हम लोग होमोसेक्सुअल बुलाते हैं और इसको हम लोग होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है ये इमोशनल कनेक्ट हो सकता है, रोमांटिक कनेक्ट हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि होमोसेक्सुअल्स का ये जो ग्रुप है ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड होता है। इनको बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते हैं, इनको हम लोग हमेशा टैबूड समझते हैं ना, हमेशा हीन भावना से देखते हैं हम लोग। आप में से कितने लोग ये जानते होंगे कि आपके अगल बगल पड़ोसी में कोई ट्रांसजेंडर रहता होगा? नहीं देखा होगा आपने कभी भी। ये हमेशा शहर के बाहर कहीं अपने अलग से कम्युनिटी में रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, तो ये हमेशा सोसाइटी से परसिक्यूटेड हैं। इनको कभी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटर नहीं होने दिया जाता है, इसीलिए इन लोग को बिल्कुल अलग थलग रहना पड़ता है। इन सबको सही करने के लिए वर्ल्ड वाइड मूवमेंट्स चलते हैं, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए इनको, कि भाई जितना सम्मान, जितना फंडामेंटल राइट्स बाकी लोगों को मिलता है सेम टू सेम इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी इंडिविजुअल्स हैं, ये भी पर्सन हैं, ये भी ह्यूमन बींग्स हैं। इन सभी चीज़ों को सामने लेके आने के लिए इन लोगों ने रेनबो फ्लैग्स बनाया है। आपने देखा होगा सतरंगा वो कलर होता है, उसमें ये लोग सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने की बात करते हैं। प्राइड मार्च चलाया जाता है, जैसे कि अभी हमने वर्ड पढ़ा था क्वियर। क्वियर हमेशा एक ऐसा वर्ड है ना जो कि थोड़ा नेगेटिव सेंस करता है, मतलब किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए क्वियर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी जैसे लोग हैं, तो यहाँ पर क्वेयर वर्ड पहले तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसी चीज़ को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने प्राइड मार्च चलाया कि इनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना बाकी लोग को मिलता है, सेम रेस्पेक्ट के साथ हमें इनको देखना चाहिए। तो ये है होमोसेक्सुअलिटी। अभी हम ना एक बार इंटरनेशनल एरिना में एक टाइमलाइन की बात करते हैं कि कैसे ये ओरिजिनेट हुआ। यहाँ पर टाइमलाइन स्टार्ट है 1952 से। 1952 के अंदर में होमोसेक्सुअलिटी को अमेरिका के अंदर में एक यहाँ पर एक एसोसिएशन बनाया गया था जिसका नाम था अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। इन लोगों ने बोला कि भाई ये जो होमोसेक्सुअलिटी है या फिर ये जो होमोसेक्सुअल्स लोग होते हैं, इनको हम लोग सोशियोपैथिक पर्सनालिटी में, या फिर ये लोग सोशियोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर फेस करते हैं। इनको लगा कि ये कोई बीमारी है। मतलब शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ये तो लड़का है, ये लड़कियों जैसा क्यों बिहेव कर रहा है। इनको लगा ना कि उनके ब्रेन में कुछ दिक्कत है, ये थॉट प्रोसेस अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर। इसको मेंटल डिसऑर्डर बना दिया गया। लेकिन फिर ग्रेजुअली इसको सही किया गया, बहुत सारे लॉज बनाए गए, कुछ पुराने लॉज थे जिनको खत्म किया गया। जैसे कि बात करें 61 में, यहाँ पर एक सोडोमी लॉ होता है। देखो, सोडोमी लॉ आप लोग कैसे समझ सकते हो? सोडोमी लॉ मतलब होता है कि एक ऐसा लॉ
जो कि किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्ट को क्राइम घोषित करता है। ठीक है, वो जो सेक्सुअल एक्ट्स हैं जिनको ये क्राइम घोषित करता है, वो सेक्सुअल एक्ट अननेचुरल हो सकते हैं, वो इमोरल हो सकते हैं। तो ऐसे सोडोमी लॉज जो बनाए गए थे शुरुआती दौर में, इनको समझ में आया कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये नहीं करना चाहिए, पाप है या फिर ये मोरल नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली जब होमोसेक्सुअल्स की बात की गई तो इसके लिए तो ये सोडोमी लॉज तो फिर दिक्कत में आ जाएगा ना। यहाँ पर जो भी अननेचुरल सेक्स है वो तो एक नीड बन जाएगा। तो इसीलिए इसको डीक्रिमिनलाइज करना बहुत ज़रूरी था। पहले इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1961 में यहाँ पर अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया सोडोमी लॉज को। धीरे धीरे ऐसे ही और आगे बढ़ते गए। 1973 में ये जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन था, जिन्होंने होमोसेक्सुअल को सोशियोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बताया था, उन्होंने ना एक वोट कंडक्ट कराया कि भाई सब लोग वोट करो कि क्या ऐसा सच में होता है क्या। लेकिन ये उल्टा आ गया। सब लोगों ने ये वोट दिया कि भाई होमोसेक्सुअलिटी कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल फीलिंग है, एक इमोशन है जो कि लोगों के अंदर आ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो 1974 एक सक्सेसफुल ईयर रहा इन एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के लिए। और यहाँ पर जितने भी एलजीबीटी कम्युनिटीज़ में जितने भी अमेरिकन्स रह रहे थे, उन लोग को पब्लिक ऑफिस में इलेक्ट होने का भी प्रावधान दे दिया गया कि भाई आप लोग इलेक्ट हो सकते हो। तो बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में भी आए, कुछ लोग अच्छे पोस्ट पर इलेक्ट हुए। तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस स्टार्ट हुआ। इवन स्पोर्ट्स फील्ड में भी पहले अलाउ नहीं था कि कोई भी अगर होमोसेक्सुअल है, एलजीबीटी कम्युनिटी से है, तो वो इंटरनेशनल एरिना में ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में ये सब चेंज कर दिया गया। 1978 में ये जो इनका रेनबो फ्लैग है वो बनाया गया, जिससे कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस के लिए या फिर वर्ल्ड वाइड इन एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी को हम लोग सिम्बलाइज कर सकें। यहाँ पर कुछ और भी प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि 1996 में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन थे अमेरिका में, उन्होंने मैरिज को डिफाइन किया कि भाई ये एक प्रकार का लीगल यूनियन है इन बिटवीन वन मैन एंड वन विमेन। ठीक है, तो यहाँ पर अब इशू आ गया ना। यहाँ पर तो इन्होंने एलजीबीटी कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मैरिज क्या इनके बीच में नहीं हो सकता है? चलो होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेबल है, बट क्या ये शादी नहीं कर सकते हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन आया, जो कि बाद में जब ओबामा आए तो उन्होंने इसको चेंज किया और उन्होंने 2012 में ये बताया कि भाई सेम सेक्स मैरिजेस हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बातें और आगे बढ़ती गई और नए नए लॉज आते गए। 2015 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज घोषित कर दिया। जो भी ट्रांसजेंडर थे अब वो आराम से मिलिट्री में भी सर्व कर सकते थे। पहले डोंट आस्क डोंट टेल की पॉलिसी थी। इसका मतलब क्या है कि हम किसी से उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में पूछेंगे नहीं। अगर पता चल गया तो उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मिलिट्री में, लेकिन मिलिट्री पर्सन किसी से पूछेगा नहीं। तो उनसे पूछना नहीं है, ना ही कोई बताएगा, और इसके बेसिस पर कोई भी मिलिट्री में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो उसको फिर हम लोग निकाल देंगे, ऐसा कुछ पॉलिसी था। बाद में ऐसा भी, जो आप समझ रहे हो कि इलॉजिकल है ये, तो इनको बाद में रिपील कर दिया गया, बोला गया कि नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ग्रेजुअली हम लोग और अच्छे से इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे। फाइनली सितंबर 2018 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी सोडोमी लॉ को रिपील किया और यहाँ पर बोला कि भाई गे कम्युनिटी की तरफ से ही हम फैसला देते हैं और वो एक्सेप्टेबल रहेगा। इंटरनेशनल जजमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग देशों में इनके लिए क्या लॉज बने हैं। 2005 में साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखो, ये जो डेफिनेशन है ना अभी हमारा मैरिज का, उसमें बोला जाता है कि ये मैरिज एक मैन और एक विमेन के बीच में यूनियन को दर्शाता है। तो ये जो हमारा रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये इसके सामने इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि ये उसे मेल नहीं खाता है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। 12 मंथ्स का हम टाइम देते हैं साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट को। अगर वो लॉज नहीं बनाती है तो हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ये आफ्टर इफेक्ट में आ जाएगा, या फिर इसी तरीके से वो कुछ लॉ बना दें। तो मैरिज एक्ट 25 ऑफ 1961 को अमेंड किया गया, जिसके बेसिस पर जो भी हस्बैंड का कुछ मतलब निकलता था वहाँ पर चेंज करके स्पाउस कर दिया गया। तो स्पाउस तो कोई भी हो सकता है, कोई भी काउंटर पार्ट किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस किए गए। 2006 में सिविल यूनियन एक्ट लाया गया, इनैक्ट किया गया, जहाँ पर किसी भी दो पर्सन का जो कि 18 साल के ऊपर है, अगर उनका वॉलंटरी यूनियन होता है, सूझबूझ के साथ
दोनों के इच्छा के अनुसार अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ हमें शादी करनी है या फिर हमें एक साथ रहना है तो वो रह सकते हैं। और इस तरीके से मैरिज को साउथ अफ्रीका के अंदर इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया 2006 में ही। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हाई कोर्ट के जज थे जिनका नाम था माइकल किर्बी। इन्होंने बोला कि जो इनका पेंशन का पैसा है इनके मरने के बाद इनके गे पार्टनर को दे दिया जाए, ऐसा इन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से पूछा। तो शुरुआत में तो नहीं माना गया फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा कि सेम सेक्स रिलेशनशिप अभी हम ये सब मानते नहीं हैं और ये इतने अच्छे तरीके से नहीं आएगा, बट ग्रेजुअली उन्होंने भी एक्सेप्ट किया इसको। ठीक है, जनरल लॉ रिफॉर्म्स आए यहाँ पर 2008 में और उन्होंने इक्वल इंटाइटलमेंट्स फॉर सेम सेक्स कपल ये टाइटलमेंट दे दिया इनको कि भाई अब सोशली इनको हम लोग सिक्योरिटी देंगे, एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन जो भी है उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। इसी तरीके से इंग्लैंड और वेल्स में भी सेम चीज़ हुआ कि मैरिज सेम सेक्स कपल्स एक्ट 2013 आया जिसमें सेम सेक्स कपल्स को भी शादी करने का पूरा राइट दिया गया। यहाँ पर आप इस मैप में ये देख सकते हो कि किस किस ईयर में कौन कौन से देश ने सेम सेक्स मैरिज को या फिर गे मैरिजेस को लीगल घोषित कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ का, उन्होंने सेम सेक्स कपल को शादी करने का फंडामेंटल राइट दे दिया कि भाई आपका पूरा अधिकार है कि आप शादी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑपोजिट सेक्स मैरिज थे उनके एट पार ले आया गया सेम सेक्स मैरिजेस को, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को सेम भावना के साथ या फिर सेम पोजीशन दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो भी अभी तक हम लोग ऐसे गे या लेस्बियन कम्युनिटीज़ को सबऑर्डिनेट फील कराते थे, उनको हार्म पहुंचाने की बात करते थे, उन सब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस देखने को मिला है। तो जितने भी अभी तक हमने केसेस डिस्कस किए उनसे ये समझ में आता है कि जो भी अभी तक के अनइक्वल लॉस थे उनको हम लोग ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और केवल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं बल्कि हम लोग उनके लिए लॉज भी फ्रेम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा सोसाइटी रिफॉर्म हो रहा है, ज़्यादा मॉडर्न बन रहा है, ज़्यादा इंक्लूसिव बन रहा है और हम लोग इक्वालिटी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है LGBTQIA+ कम्युनिटी की। एक बार इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ कुछ वर्ड्स तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, जैसे कि L फॉर लेस्बियन है, अगर कोई भी एक फीमेल दूसरे फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। G से गे है, अगर कोई मेल दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तीसरा B से बाइसेक्सुअल है, ये ऐसे पर्सन है कि कोई भी मेल है वो फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट होता है और मेल की तरफ भी, और सिमिलरली कोई भी फीमेल भी इसी दोनों तरीके से किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, इनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। फिर होते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर की डिफिनीशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। क्यू फॉर क्वियर, क्वियर भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्वियर मतलब ऐसे जेंडर या ऐसे सेक्स जिसको हम लोग स्ट्रेट या सिस जेंडर नहीं बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर आई आता है। आई मतलब है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का ये मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक के साथ पैदा हुआ लेकिन उसके साथ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड नहीं रहा। मान के चलो कि अगर कोई भी बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक किसी का मेल के जैसा है, ठीक है, जो भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो मेल की तरफ आइडेंटिफाई होते हैं, बट ट्रेडिशनली तो मेल जैसा दिखता था लेकिन वो मेल या फीमेल बॉडी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों को हम लोग इंटरसेक्स बुलाते हैं। तो सिंपल, यहाँ पर हम लोग जेंडर आइडेंटिटी या इमोशनल आइडेंटिटी की बात नहीं करते हैं कि बड़ा होके उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग बस बायोलॉजिकली देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है वो जो हमारा ट्रेडिशनल ऐसा देने का है कि ट्रेडिशनली हम इसको मेल बुलाते हैं, इसको फीमेल बुलाते हैं, वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई ना हो सके। ठीक है, वो हम बता ही ना पाएँ कि ये मेल की बॉडी है या फीमेल की बॉडी है, ऐसे लोग को इंटरसेक्स बोल सकते हैं। फाइनली आता है ए का मतलब है असेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब जिसका कोई भी सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है या फिर बहुत ही कम, ना के बराबर सेक्सुअल अट्रैक्शन है, उसको हम लोग असेक्सुअल बोलते हैं। और यहाँ पर प्लस का मतलब ये है कि हम लोग इसमें और भी बहुत सारे लोगों को ऐड कर सकते हैं, आगे और भी ओपन है। बहुत सारे लोग, जैसे कि हम लोग पैन सेक्सुअल बोलते हैं बहुत सारे लोग को, जैसे इसमें भी इंक्लूड नहीं किया गया है। पैन सेक्सुअल ऐसे लोग होते हैं जो कि सभी जेंडर्स के तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, मतलब ये मेल के तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, फीमेल के तरफ भी, ट्रांसजेंडर के तरफ भी, गे के तरफ भी, लेस्बियंस के तरफ भी, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि इनके लिए जेंडर जो है ना वो मायने नहीं रखता है, इनके लिए पर्सनल या फिर पर्सन की क्या क्वालिटीज़ हैं वो मायने रखता है। तो ऐसे लोग को हम लोग पैन सेक्सुअल बोलते हैं, PAN। पैन मतलब ऑल होता है ना,
पैन इंडिया लेवल हम लोग बोलते हैं, तो इसी तरीके से पैन सेक्सुअल, ऐसे ही बहुत सारे और भी टर्म्स हैं जिनको आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, बट इनको हम लोग अभी के लिए LGBTQIA+ कम्युनिटी बुला सकते हैं। सिमिलरली अगर अब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडियन सिनेरियो में शादी जो होता है वो हमेशा पर्सनल लॉज के अंदर में होता है। जैसे कि कोई हिंदू है तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लगेगा, कोई क्रिश्चियन है तो उसके अंदर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 लगेगा, कोई मुस्लिम है तो उसका शरीयत एप्लीकेशन एक्ट या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 लगेगा। तो इनके अपने पर्सनल लॉज हैं। तो यहाँ पर कोई एक समूचा मैरिज एक्ट नहीं है जिसमें हम बदलाव करके सभी के लिए इफेक्टिवली उसको बना सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पर्सनल लॉज में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि एक यहाँ पर 2019 का एक केस है कि अरुण कुमार एंड श्रीजा वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ORS केस है। तो इसमें मद्रास का हाई कोर्ट जो था उसने एक ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया कि यहाँ पर जो वर्ड ब्राइड होता है, ब्राइड का मतलब हमेशा दुल्हन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा फीमेल हो ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में चेंज किया और बोला कि ये जो ब्राइड है ये कोई इंटरसेक्स पर्सन भी हो सकता है, कोई ट्रांस विमेन भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकता है जिसको हम लोग विमेन जैसे आइडेंटिफाई कर सकें, वो ब्राइड के कैटेगरी में आ सकती है। तो यहाँ पर मैरिज को थोड़ा सा सोलेमनाइज किया गया, थोड़ा चेंज किया गया इस तरीके से कि किसी भी एक मेल पर्सन की शादी किसी ट्रांस विमेन से भी हो सकती है हिंदू रिलीजन के अंदर अगर दोनों आते हैं तो, और इसको वैलिड करार दिया जाएगा, ये एक वैलिड शादी होगी। अगर हम लोग इंडिया में इसी तरीके से एक टाइमलाइन देखने की कोशिश करें तो 1861 में सेक्शन 377 ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले 1994 में, अब सीधे आ जाओ आप 130 साल बाद लगभग, और यहाँ पर एक एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन चलता है जिसमें से हम लोग जो होमोसेक्सुअलिटी थी इसको हम लोग डीक्रिमिनलाइज करने की बात कर रहे थे। नास फाउंडेशन चैलेंजेस आते हैं, नास फाउंडेशन केस फाइल करते हैं, पिटीशंस आता है दिल्ली हाई कोर्ट में। उनका ये कहना था कि भाई ये जो हम लोग होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरुआती दौर में तो पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, लेकिन बाद में 2009 में उन्होंने ये समझा कि भाई ये जो होमोसेक्सुअलिटी है अगर हम लोग इसको डीक्रिमिनलाइज नहीं करेंगे ना तो ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का हनन होगा। इसीलिए हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स को तो नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए हमें उनको देना ही पड़ेगा। तो इसके चलते एक सोशल एक्सेप्टेंस की बात आई कि चलो अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया है तो उनको अब हम लोग सोसाइटी लेवल पर भी कुछ चेंजेस करेंगे। बहुत सारे एक्टिविस्ट मूवमेंट चले LGBTQ कम्युनिटीज़ के लिए। शशि थरूर ने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल पास किया था होमोसेक्सुअलिटी के लिए लोकसभा के अंदर में। बाद में हालांकि उसको पास नहीं किया गया, बट पास तो हुआ है, मतलब किसी ने उसको प्लेस तो किया वहाँ पे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। कुछ फेमस लोगों को आप हमेशा समझिएगा जो कि अभी ओपनली क्वेयर है, मतलब इनको ओपनली इन्होंने बताया है कि हम LGBT कम्युनिटी से आते हैं। वो फेमस पर्सन्स में विक्रम श्रेठ का नाम ले सकते हो, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ये लोग एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे काम ये लोग करते हैं ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लॉज में चेंजेस वगैरह की बात करते हैं। इंडियन सिनेरियो में एक और जजमेंट आता है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ही, वहाँ पर शाफीन जहान वर्सेस अशोक केएम एंड अदर्स के बीच में ये केस था। तो यहाँ पर था कि हम लोग शादी करते टाइम जो हमारा पार्टनर है उसको चूज़ करने का फ्रीडम मिलना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऐसा कुछ बातें तो कही गई थी आर्टिकल 21 के अंदर में। तो इस केस में इसको बोला गया कि भाई हम ये फ्रीडम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, साथ ही साथ ये भी इस केस में आया कि जो शादी के अंदर इंटीमेसीज होती हैं ना वो एक प्राइवेसी के जोन में आता है और उसको हम लोग कहीं भी किसी भी तरीके से छेड़ नहीं सकते हैं। मतलब उसके बारे में सोसाइटी का कोई भी रोल नहीं है कि पार्टनर किसको सेलेक्ट करना है, किसको चूज़ करना है। ये डिटरमाइन करने की जो पावर है वो पर्सनल होनी चाहिए, ठीक है, वो प्राइवेट होनी चाहिए, किसी भी एक इंडिविजुअल की होनी चाहिए, ना कि सोसाइटी की। तो इसके चलते हम लोग पार्टनर किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों केसेस को अगर एक साथ कंबाइन करके अगर हम समझें तो इसका मतलब तो यही है ना कि अगर कोई भी ऐसा सेम सेक्स मैरिज या फिर क्वेयर मैरिज की हम बात कर रहे हैं और इसके लिए किसी ने भी लीगल बार लगा दिया, कोई ऑब्लिगेशंस लगा दिए, कोई रोक लगा दिया गया, तो वो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14, 15 और 21 का हनन करेंगे।
और ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसीलिए ये सभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिए जाएंगे अगर किसी भी ऐसे सेम सेक्स मैरिजेस के ऊपर कोई भी लीगल बार लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि अब इंडिया में शादी का नाम या फिर शादी केवल और केवल एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल विमेन के बीच का बॉन्ड नहीं है, बल्कि हम इसमें बहुत सारे लोगों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पर तमिलनाडु का एक केस स्टडी डिस्कस किया गया है सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस के नाम पे। यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जरूरी नहीं है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं, या फिर उसमें कोई चेंजेस लाया गया तो बहुत रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस की बात की गई थी तमिलनाडु में। जो भी द्रविडियन मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन लोगों के द्वारा ये सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस चलाया गया था। यहाँ पर जो भी प्रीस्ट होते हैं ना, जिनको कि हम लोग सप्तपादी या फिर फायर एलिमेंट के जैसे हम लोग बोलते हैं कि उनका होना बहुत ज़रूरी है, उनको बहुत पायस जगह दिया जाता है, पवित्र स्थान दिया जाता है कि भाई इनका रहना ज़रूरी है, ये रिलीजियस सिंबल बन जाते थे कि इनके बिना हम लोग शादियां नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ दिया गया। बोला गया कि सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस में अगर हम लोग सिंपली रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर वरमाला जिसको गार्लैंड बोलते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं, मंगलसूत्र पहनाने से भी शादी हो सकती है। तो बहुत सिंपल हो गया और इसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर रिफॉर्म लाके ये बता भी दिया गया कि भाई इस रीजन में हम लोग सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस को भी इंक्लूड करेंगे। और इससे बेसिकली हम लोग कास्ट बेस्ड मैरिजेस को भी ब्रेक कर रहे हैं। तो एक बड़ा लेवल है चेंजेस का जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ऑलरेडी किया गया है। तो इस तरीके से हम आगे भी बहुत सारे चेंजेस ऐसे देख सकते हैं और ये वही टाइम है जब हम लोग LGBTQIA+ कम्युनिटी को सोसाइटल एक्सेप्टेंस दें। जो भी जेंडर है, कोई भी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, उन सब के लिए हम लोगों का ये जो शादी का इंस्टीट्यूशन है वो एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। आज के टाइम पर लगभग ऐसे 29 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे इन्हीं चीज़ों को इंडिया के अंदर भी देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और जो बाइनरी लुक की हम बात कर रहे थे जिसमें केवल मेल या फीमेल को ही हमेशा कंसिडर किया जाता है या फिर मैन या विमेन को ही कंसिडर किया जाता है, ऐसे लोगों के बाहर भी हम लोग जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रेस्पेक्ट करना सीखें। तो यही आर्टिकल था ये पूरा।